दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका सुनो चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या अगर आप दिल के मरीज हैं तो ये वीडियो अपने माता पिता के साथ या हेडफोन लगाकर देखें, और अगर आप दोनों नहीं हैं तो मजे लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, ये वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई सारी जानकारी ऑडियो और विजुअल काल्पनिक है और किसी भी असली घटना या व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी चीजें जैसे कि संगीत, फुटेज और आइडियाज उनके असली मालिकों की हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी सामग्री का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अध्याय 621 अंतिम खेल। बर्नाबी की घोषणा सुनते ही सभी उत्साहित हो उठे। माहौल गर्म हो चुका था और अब भी कई अधूरे झगड़े बाकी थे। उदाहरण के लिए पोर्टबोल और आलरिक की लड़ाई अभी तक अधूरी थी, जिसका मतलब था कि मेट्रोपोलिस के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक का खिताब अब भी तय नहीं हुआ था। इसके अलावा कुछ अनसुलझे सवाल भी थे। उनमें से एक था माइकल का रहस्यमय जीवित बच जाना। लगभग आधे खिलाड़ी बाहर हो चुके थे, फिर भी माइकल अगले खेल तक पहुंच गया। न सिर्फ इतना, बल्कि उसने ब्रैक्टन का हमला सीधे झेल लिया और फिर भी बिना किसी चोट के खड़ा रहा। इस पर कई थ्योरीज थीं। कुछ का मानना था कि ब्रैक्टन असामान्य रूप से लापरवाह हो गया था और उसकी निशाना चूक गई। कुछ का कहना था कि किसी छुपे मददगार ने माइकल को वहां से सुरक्षित हटा दिया। लेकिन इस खेल में सारे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। आखिरकार सू की 15 बूंदों के लिए ये लड़ाई एक फ्री फॉर ऑल थी। न कोई टीम, न कोई गठबंधन। माइकल को पूरी तरह अपने दम पर टिकना था और इस बार दर्शक उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए थे। बर्नाबी ने उंगलियां चटकाईं। उसके अधीन जादूगरों ने जादुई चक्र बनाए और मंच की पॉकेट डायमेंशन बदल दी। प्लेटफॉर्म पहले आपस में जुड़ गए और फिर अलग अलग हो गए जैसे ही जादूगरों ने अपना मंत्र पूरा किया। इस बार गड्ढे के नीचे की पॉकेट डायमेंशन पहले से बिल्कुल अलग थी। खिलाड़ियों और दर्शकों, इस आखिरी खेल के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। देखिए, ये है नया मैदान। बर्नाबी ने पॉकेट डायमेंशन की ओर झांकते हुए नियम बताए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नया खेल आसमान के बीच तैरते हुए एक छोटे से द्वीप पर है। ये नक्शा पहले वाले से 4 गुना छोटा था। इसका मतलब था कि खिलाड़ी एक दूसरे से बार बार टकराएंगे और लड़ाई लगभग तय थी। खेल का मकसद सीधा है। तुम्हें द्वीप के बीच पहुंचना होगा और वहां रखी 15 बूंदें सू हासिल करनी होंगी। तैरते द्वीप के बीच एक लाल मंच बना था जहां 15 स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर एक एक शीशी रखी थी। न ताले, न पिंजरे, न कोई रुकावट। आलरिक, बॉबी और अन्य बड़े गुटों के नेता तुरंत खेल का असली मतलब समझ गए। बर्नाबी हंसा। तुम सब समझ ही गए होंगे। ये खेल जितना सीधा हो सकता है उतना है। सभी खिलाड़ियों को एक ही समय में द्वीप के किनारे टेलीपोर्ट किया जाएगा और जैसे ही खेल शुरू होगा सबको दौड़कर बीच पहुंचना है और जो शीशी पहले पकड़ लेगा वही विजेता होगा। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। ये तो बस दौड़ है। वाह, यहां कोई ऐसा मैग्नेटिक नहीं है जिसकी खासियत स्पीड हो, यानी लगभग सब एक ही समय पर बीच में पहुंचेंगे। हाँ, 9वीं स्टेज के मैग्नेटिक सबसे पहले पहुंचेंगे। सोचो, जब वे प्लेटफॉर्म पर भिड़ेंगे तो कैसी अफरा तफरी मचेगी। यानी खेल का नियम बेहद सरल था। जो पहले शीशी पकड़ लेगा वही उसका मालिक होगा। लेकिन चूंकि सबका मकसद यही था तो प्लेटफॉर्म पर एक भीषण टक्कर होना तय था। माइकल ने नीचे देखा और सोचा, ये मेरे लिए सही है। भीड़ भाड़ के बीच एक शीशी छीन लेने का मौका उसे साफ दिखाई दे रहा था। बस मुझे दूसरों से पहले पहुंचकर एक शीशी पकड़नी है। स्पीड के मामले में वो 9वीं स्टेज वालों जितना अच्छा नहीं था। शारीरिक रूप से वे उससे बेहतर थे। उसके पास बस एक ही विकल्प था, या तो जादू का इस्तेमाल करे या अपनी क्वांटम स्टेप्स का। लेकिन इसके लिए उसे अपनी बैटरी की एपी खर्च करनी पड़ती, जिससे उसका स्तर 300% से नीचे चला जाता और क्वांटम स्लैश खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक है, थोड़ी ऊर्जा तो बलिदान करनी ही होगी। लड़ाई के दौरान उसे वापस हासिल कर लूंगा। जैसे ही वो शरीर स्ट्रेच कर रहा था, अचानक काले सफेद सूट पहने 2 लोग उसके पास आए। नमस्कार श्रीमान माइकल। वो उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन जानता था कि वे डचेस की सीक्रेट सर्विस से हैं। मैं 003 हूं और ये मेरे साथी 004। हमारी टीम में अब बस हम ही बचे हैं। दोनों ने झुककर अभिवादन किया। उन्हें पता था कि माइकल का डचेस से अच्छा रिश्ता है। वाह, बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुमने फ्लैग हासिल कर लिया। माइकल ने ईमानदारी से तारीफ की। अगर वो ब्रैक्टन से भिड़ा ना होता तो अपने ड्रोन से उन्हें देख लेता। हम इस खेल में आपकी मदद करना चाहते हैं, 003 ने कहा। सच में? क्यों? मुझे लगा तुम लोग भी सू की बूंदें चाहते हो। 004 ने ऊपर की ओर इशारा किया। नीलामी मंच पर डचेस मुस्कुरा रही थी, खासकर माइकल को देखते हुए। डचेस ने हमें सिर्फ ऑटोमोबाइल हासिल करने का आदेश दिया है। उन्हें सू की बूंदों से कोई मतलब नहीं है, 004 ने बताया। ये सुनकर माइकल भावुक हो गया। उसने ऊपर देखा और कृतज्ञता से सिर झुकाया। डचेस ने हल्की सी झुककर उसका इशारा स्वीकार किया। वो मुझे अपने पाले में कर रही है। उसे पता था कि डचेस ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे माइकल की अहमियत मालूम थी
उसकी गाड़ियां, उसकी सोडा, परियों और बौनों से उसके रिश्ते। 15 बूंदें सू तो उसकी इन कनेक्शनों के सामने कुछ भी नहीं थीं। खैर, असर तो हो ही रहा है। मुझे बाद में धन्यवाद कहना होगा। मैं इसकी कदर करता हूं, माइकल ने कहा और 003-004 से हाथ मिलाया। लेकिन एक बात साफ कर दें, हम आलरिक या पॉटबोल को हराने की ताकत नहीं रखते, 003 ने सचेत किया। हाँ, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम कम से कम एक बूंदसू आपके लिए ला सकते हैं। ये वादा है, 004 ने सीना ठोकते हुए कहा। सीक्रेट सर्विस की अप्रत्याशित जीत के बाद अब हर टीम उनसे सतर्क थी। उनकी रणनीति दोबारा वैसे काम नहीं करती। मेरे लिए इतना ही काफी है, माइकल ने कहा। तुम बस इतना कर दो कि मेरा शैडो क्लोन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दो। वहां से मैं टेलीपोर्ट कर लूंगा। 003 और 004 ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। अगर उन पर भरोसा किया तो वे मुझे कम से कम एक बूंद दिला ही देंगे। लेकिन मुझे और चाहिए। अध्याय 622 दौड़ से पहले। ज्यादा समय नहीं बीता कि बर्नाबी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। मेरे इशारे पर तुम सबको पॉकेट डायमेंशन के किनारों पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा, खेल शुरू हो जाएगा और सू की बूंदें तुम्हारी होंगी। 10, 9, 8। काउंटडाउन के दौरान माइकल ने फिर किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस की। वो ब्रैक्टन था, जो ऐसे हाथ हिला रहा था मानो दोनों उम्र भर के दोस्त हों। वो कुछ बोल भी रहा था, मगर माइकल को सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। नीचे मिलते हैं और खेलते हैं। माइकल का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वो ब्रैक्टन पर अपना समय बर्बाद करे। उसकी यही उम्मीद थी कि खेल शुरू होते ही वो उससे दूर कहीं फेंका जाए। 4, 3, 2, 1। जाओ, बर्नाबी ने पूरी ताकत से चिल्लाया। मंच पर खड़े सभी खिलाड़ियों के शरीर चमकने लगे, जैसे अस्तित्व से बाहर हो रहे हों। कुछ ने दौड़ने वाले एथलीट की तरह जमीन पर हाथ टिकाए मुद्रा बना ली थी। और फिर माइकल ने महसूस किया कि मना माना की लहर उसके शरीर को लपेट रही है और वो सीधे पॉकेट डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गया। एक पल पहले तक वो उत्साहित भीड़ को देख रहा था और अगले पल वो घने जंगल के बीच खड़ा था, जहां ऊंचे पेड़ों ने क्षितिज का दृश्य ढक लिया था। 003 और 004 शायद पहले ही केंद्र की ओर दौड़ रहे होंगे। वे बॉडी फॉर्मेशन की 8वीं स्टेज में थे और माइकल को पूरा विश्वास था कि वे आलरिक और पॉटबोल जैसे बड़े खिलाड़ियों के बराबर तो कम से कम टिक ही लेंगे। मुझे लगता है अब क्वांटम स्लैश का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। ये उसका गुप्त हथियार था, जो सही समय पर उसे और सू की बूंदें दिला सकता था। उसने अपनी छाती की ओर देखा। 3 ब्लॉक बैटरियां तैयार थीं। फिर जेब से उसने यूनिटी सेबर का स्विच निकाला। एक क्लिक के साथ ही यूनिटी बीम लगभग प्रकाश की गति से वास्तविकता में प्रकट हो गई। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करके ध्यान लगाने वाला था, अचानक उसने छलांग लगाकर पीछे की ओर बचाव किया, क्योंकि कोई चीज उसकी ओर तेजी से आ रही थी। ब्रैक्टन आसमान से धड़ाम से गिरा और मुंह के बल गीली कीचड़ में जा धंसा। ओइंक ओइंक, ढूंढ लिया तुम्हें, दोस्त। माइकल ने त्योरियां चढ़ाईं, कीचड़ में धंसे ब्रैक्टन को देखते हुए। फिर से ये? आज मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? उससे अच्छा तो ये होता कि पॉटबोल या आलरिक उसका पीछा करते। ब्रैक्टन थोड़ा अजीब था, मगर अजीब तरीके से खतरनाक नहीं। वो हमला कर सकता था, मगर माइकल को उसकी तरफ से कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई। हालांकि अगर वो बचा ना होता तो दोनों साथ में कीचड़ में लौट रहे होते। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ब्रैक्टन कीचड़ से उठ खड़ा हुआ और साधारण जल जादू से अपने शरीर और कपड़े साफ कर लिए। क्योंकि तुम मेरी तरह हो। तुम भी मना के दोस्त हो। ये सुनकर माइकल चौंक गया। मना के दोस्त? ब्रैक्टन ने सिर हिलाया। मना तुम्हारे चारों ओर ऐसे घूमता है जैसे तुम चुंबक हो, मेरी तरह। उसकी सुप्रीम स्किल की वजह से ब्रैक्टन को प्राकृतिक दुनिया के मना पर पूर्ण नियंत्रण था। वो उन्हें नियंत्रित कर सकता था, हटा सकता था, मगर ये कहना कि वो उनसे बातें करता है या दोस्ती करता है, ये नई बात थी। ठीक है तो? ब्रैक्टन ने भौहें चढ़ाईं। तुम तो मना को दोस्त मान ही नहीं रहे। माइकल ने हाथ उठाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनकर ब्रैक्टन झुंझला गया। चलो देखते हैं कौन बेहतर दोस्त है मना का। चलो जादुई मुकाबला करें। कोई एबिलिटी नहीं, कोई दीवा नहीं। ये तो सोचे से भी अच्छा नतीजा है। अगर उसे ब्रैक्टन से लड़ना ही है तो ये शर्तें उसके लिए सबसे मुफीद थीं। कल्टीवेशन में ब्रैक्टन उससे आगे था, मगर जादू में माइकल उससे कहीं बेहतर था। ठीक है, मान गया। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं सू की बूंदें लेने चला जाऊंगा। ब्रैक्टन ने उत्साहित होकर अपनी मुट्ठी दूसरी हथेली पर मारी। मंजूर। मुझे तो वैसे भी उन बूंदों से कोई मतलब नहीं। Ellipsis. इस बीच ऊपर से टॉवर मास्टर और अन्य जादूगर ये सब देख रहे थे और माथा पीट रहे थे। ये ब्रैक्टन क्या कर रहा है? उसे सू की बूंदों से मतलब नहीं? हमें तो है, और कह रहा है कि अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करेगा। वही तो उसकी अकेली बढ़त है माइकल के खिलाफ। टॉवर मास्टर अब खुद को ही दोष दे सकता था। मुझे और सख्त होना चाहिए था। अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो जानता कि वो किसके खिलाफ खड़ा है।
ellipsis, ब्रैक्टन ने अपनी छड़ी उठाई और एक साथ 3 अलग अलग जादुई चक्र बनाए। हर एक अलग रंग की रोशनी में चमक रहा था। एक नीला था, जल तत्व का प्रतीक, दूसरा लाल, अग्नि तत्व का प्रतीक, और तीसरा सफेद, प्रकाश तत्व का प्रतीक। फिर ब्रैक्टन ने वो किया जो माइकल ने अब तक केवल एक बार देखा था। उसने इन जादुई चक्रों को इस तरह चलाना शुरू किया कि वे एक दूसरे पर आकर स्टैक हो गए और जादू में नई गहराई पैदा हो गई। सिर्फ हाथ घुमाते ही एक छोटा सुअर उन चक्रों से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जल, अग्नि और प्रकाश तीनों तत्वों से एक साथ चमक रहा था, बिना किसी टकराव के। देखा, मैं मना का सबसे अच्छा दोस्त हूं। ब्रैक्टन ने घमंड से ठुड्डी उठाई और उसकी हल्की डबल चिन भी दिख गई। माइकल प्रभावित हुआ। ये तो जादू करने का नया तरीका है जो मैंने कभी नहीं देखा। इस तरह करने से अलग अलग तत्व आपस में नहीं भिड़ते। ये वाकई शानदार तकनीक है। अगर चार्जक 4 चालू होता तो वो इस सिद्धांत को तुरंत पकड़ लेता, मगर चूंकि वो अपडेट हो रहा था, माइकल को सब कुछ खुद ही समझना पड़ा। अगर मैं इसे पूरी तरह सीख लूं तो शायद यूनिटी मना का इस्तेमाल कर अपना असली जादू बना पाऊंगा। वो सोचने लगा कि ये पहले क्यों नहीं देखा। फिर याद आया कि ब्रैक्टन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गिल्ड ऑफ आर्काना का ये मोटा सा किशोर रहस्यमयी कलाओं का विलक्षण प्रतिभाशाली छात्र था। शायद ये तकनीक गिल्ड के गुप्त ग्रंथों में बंद थी और सिर्फ ब्रैक्टन जैसे छात्रों को सिखाई जाती थी। मुझे भविष्य में गिल्ड ऑफ आर्काना जरूर जाना होगा। अभी तक उसकी यूनिटी से जुड़ी एकमात्र स्पेल यूनिटी गन थी, लेकिन अगर ये स्टैकिंग तकनीक वो सीख जाए तो उसके जादुई हथियारों की सूची अंतहीन हो सकती थी। क्या कहते हो? प्रभावित हुए? ब्रैक्टन ने थोड़े अकड़ू चेहरे से पूछा। हाँ, सच में, मैं प्रभावित हुआ हूं। माइकल ने फिर अपना हाथ उठाया और हवा में 4 अलग अलग जादुई चक्र बनाए। हर एक का रंग अलग था। वह थे जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, 4 मूल तत्व। ब्रैक्टन से सीखी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने इन चक्रों को आपस में मिला दिया और कुछ इंच गहराई वाली एक परत बना दी। जैसे ही ब्रैक्टन ने ये देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अध्याय 623। ब्रैक्सटन हिग्स। ब्रैक्सटन सचमुच गूंगा हो गया था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से बस बेतुकी गुर्राहट जैसी आवाजें निकलीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात पर ज्यादा चौंके, इस पर कि माइकल के पास 4 तत्वों की महारत है, या इस पर कि उसने स्टैकिंग तकनीक कर दिखाई जबकि उसने इसे सिर्फ एक बार देखा था। कैसे? हाँ, हालांकि ब्रैक्सटन को रहस्यमयी कलाओं का 1000 साल में एक बार जन्म लेने वाला जीनियस कहा जाता था, फिर भी उसे जादुई वृत्तों, मैजिक सर्कल्स को एक दूसरे पर जमा देने की इस तकनीक में महारत हासिल करने में कई साल लग गए थे, और तब भी वो इस कला को सीखने वालों में सबसे तेज में से एक माना जाता था। लेकिन अब वो एक ऐसे लड़के को देख रहा था जो उससे 3 साल छोटा था और वही तकनीक आसानी से कर रहा था जिसे उसने सालों की मेहनत से सीखा था। ये नामुमकिन था कि माइकल ने इसे पहले कहीं से सीखा हो। ये तकनीक तो उनकी तिजोरी में बंद थी और इसे सीखने का एकमात्र तरीका था कि किसी मिस्टिक मास्टर की सिफारिश पर गिल्ड ऑफ आर्काना में दाखिला लेकर खुद मिस्टिक मास्टर बना जाए। तभी माइकल के स्टैक किए हुए मैजिक सर्कल्स अस्थिर होकर कांपने लगे। ब्रैक्सटन को पहले से पता था कि ऐसा होगा। आखिरकार बिना सालों की किताबें पढ़े कोई सिद्धांत भला कैसे समझ सकता है। फिर भी ये अद्भुत था कि माइकल ने सर्कल्स को साथ जोड़ दिया। लेकिन कुछ ही पलों में सर्कल्स ने आसपास की सारी मना जादुई ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया और अपने ढांचे को स्थिर कर लिया। और फिर उन सर्कल्स के भीतर मना इकट्ठा होकर एक सुअर का रूप लेने लगी। एक ऐसा सुअर जिसका शरीर मिट्टी से बना था, जिसकी त्वचा पानी जैसी थी, जिसके चारों ओर आग भभक रही थी और जो हवा में तैर रहा था। ब्रैक्सटन एक बार फिर अवाक रह गया। उसने कर दिखाया। माइकल ने न सिर्फ इस तकनीक को पूरा किया, बल्कि उसे सबसे कठिन तरीके से किया। 4 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को मिलाने से हमेशा मना का भयानक विस्फोट होता था। इसलिए इस संयोजन को करना लगभग असंभव माना जाता था और यह केवल सिद्धांत भर था। Oink! ब्रैक्सटन की आंखें उस शानदार सुअर पर टिकी रह गईं। वो पूरी तरह मोहित हो चुका था। तुम्हारे पास 4। लेकिन जैसे ही वो माइकल की ओर मुड़ा, उसने देखा कि माइकल हवा में नए मैजिक सर्कल्स बना रहा था, और इस बार उनके रंग बिल्कुल अलग थे। माइकल अब 4 और तत्वों, प्रकाश, अंधकार, विष और बिजली का संयोजन करने की कोशिश कर रहा था। 8 तत्वों में महारत? ब्रैक्सटन चिल्लाया, अब अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। माइकल ने उसकी बात अनसुनी की और एक नया सुअर बना डाला। ये सुअर पहले वाले के बिल्कुल उलट था, जिसमें इन 4 तत्वों का संयोजन बिना किसी विनाशकारी प्रतिक्रिया के किया गया था। अब मैं 4 तत्वों को जोड़ सकता हूं, लेकिन 8 को एक साथ संभालना अभी भी बहुत जटिल है। इसके लिए उसे या तो गिल्ड ऑफ आर्काना से तकनीक सीखनी होगी या फिर ब्रैक्सटन से मदद मांगनी होगी। अरे मुझे पता है हम अभी लड़ाई के बीच हैं, लेकिन उससे पहले ही ब्रैक्सटन दोनों तत्वीय सुअरों की ओर कूद पड़ा और उन्हें कसकर गले से लगा लिया। माइकल ने तुरंत मुंह सिकोड़ लिया। उसे पहले से अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है।
जैसे ही ब्रैक्सटन ने सुअरों को गले लगाया, 8 तत्वों की ऊर्जा ने उसके शरीर पर हमला कर दिया। उसके बाल बिजली के झटके जैसे खड़े हो गए। पूरी ऊर्जा झेलने के बावजूद ब्रैक्सटन ने सुअरों को छोड़ा नहीं। जब ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई, सुअर गायब हो गए और ब्रैक्सटन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब भी धुएं से जलता हुआ लग रहा था। काबिले तारीफ, ये आदमी पूरी तरह पागल है, माइकल ने सिर हिलाते हुए सोचा। लेकिन अगले ही पल ब्रैक्सटन उछलकर खड़ा हो गया, चेहरे पर चमकता हुआ मुस्कान लिए, और फिर उसने बाहें फैलाकर माइकल की ओर दौड़ लगाई, जैसे उसे कुचलकर गले लगाना चाहता हो। माइकल तुरंत कूदकर दूर हट गया। भागो मत, टिल्ड टिल्ड टिल्ड। स्वाभाविक रूप से ये तो माइकल के लिए और ज्यादा तेज भागने का इशारा था। ब्रैक्सटन ने जादू से पानी की एक लसो फंदा बनाई ताकि माइकल को पकड़ सके। माइकल ने हाथ उठाकर उस पर नियंत्रण जमाने की कोशिश की। जैसे ही लसो माइकल को लपेटने वाली थी, वो अचानक रुक गई। एक पल कांपी, फिर उल्टा घूमकर ब्रैक्सटन को ही बांध लिया, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तो तुम मेरे मना को भी काबू कर सकते हो? ब्रैक्सटन जोश में दहाड़ा। तुम सबसे दिलचस्प इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है। वो अपनी ही लसो तोड़कर फिर से माइकल की ओर दौड़ पड़ा। कृपया मेरे दोस्त बन जाओ, टिल्ड 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 टिल्ड। माइकल रुक गया और उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा। कृपया मेरे दोस्त बन जाओ, ब्रैक्सटन ने विनती की। एक खेल जो लड़ाई के लिए बनाया गया था, उसमें किसी का दोस्त बनने की बात करना अजीब ही था। क्यों? क्योंकि तुम मुझे समझ सकते हो। अब तक कोई भी मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम दोस्त बन सकते हैं। एक पल के लिए माइकल ने ब्रैक्सटन की आंखों में दर्द की झलक देखी। वो नजरिया वैसा ही था जैसा उसने अपनी पिछली जिंदगी में आईने में देखा था, अकेलेपन से भरा हुआ। माइकल चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि हर किसी की परवरिश उसकी जैसी नहीं होती। जब उसने अपनी प्रतिभा दिखाई थी, लोग उसकी तारीफ और समर्थन करते थे। उसे दोस्त और साथी मिल गए थे। लेकिन ब्रैक्सटन की जिंदगी अलग रही होगी। शायद वो अपनी प्रतिभा की वजह से अलग थलग कर दिया गया। शायद लोग उससे जलते थे, इसलिए उसने सोचा होगा कि असली दोस्ती सिर्फ किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो। ये थोड़ी दुखद बात थी। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। ब्रैक्सटन की आंखें चमक उठीं। सच में? वो फिर से माइकल की ओर दौड़ा और उसे गले से दबोच लिया। अरे भाई, जरा धीरे। लेकिन देर हो चुकी थी। उसे भालू जैसी झप्पी मिल चुकी थी। अब मुझे छोड़ोगे? आखिरकार ब्रैक्सटन ने उसे छोड़ा, लेकिन चेहरे पर अब भी बड़ी मुस्कान थी। अब मेरा एक दोस्त है। माइकल हल्के से हंसा। थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन ब्रैक्सटन बुरा इंसान नहीं था। बस उसे किसी की गले लगाने की जरूरत थी। अब मैं सेंटर जा सकता हूं? मुझे सच में ड्रॉप्स चाहिए। ब्रैक्सटन तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, बस वादा करो कि नीलामी के बाद भी हम बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। बेस्टीज? ठीक है, धन्यवाद। लेकिन तभी माइकल के दिमाग में एक ख्याल आया। क्यों ना वो ब्रैक्सटन से एक छोटा सा फेवर मांगे? उसने जेब से एक बैटरी निकाली और उसे दिया। क्या तुम इसमें थोड़ा सा अपनी एबिलिटी पावर भर सकते हो? ब्रैक्सटन ने बिना कोई सवाल किए तुरंत उसमें ऊर्जा भर दी। ठीक है बेस्टी। अध्याय 624, दोषी जैसा आरोप था। 10%, 20%, 30%. माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि बैटरी कुछ ही सेकंड में लगभग आधी चार्ज हो गई। उसने ब्रैक्सटन की ओर देखा, जो उसे मासूमियत से ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो कोई गोल्डन रिट्रीवर पिल्ला हो। ये आदमी हद से ज्यादा भला है। उसे लगभग अपराध बोध हो रहा था कि वो ब्रैक्सटन की भलमनसाहत का फायदा उठाकर अपनी बैटरियां चार्ज करवा रहा है। 1 मिनट भी नहीं बीता और बैटरी पूरी तरह चार्ज हो गई। ब्रैक्सटन ने और शक्ति नहीं डाली, बैटरी माइकल को वापस कर दी और अगला काम मिलने की उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। धन्यवाद, मैं सच में इसकी सराहना करता हूं, माइकल ने ईमानदारी से कहा। कोई बात नहीं, अपने बेस्टी के लिए कुछ भी। गिल्ट से भरे माइकल को वादा करना पड़ा, मैं ये एहसान कभी जरूर चुका दूंगा। कोई चिंता नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करूंगा। माइकल सच में उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि इस अंतिम खेल के लिए जितनी चार्ज हो सके उतनी चाहिए। वह सोच रहा था कि भविष्य में किसी बराबर तोहफे से इसका कर्ज उतारेगा। इस भारी बोझ को उतारने के लिए मुझे इस आदमी को उसकी अपनी मिथ्रिल आर्टिफैक्ट दिलवानी पड़ेगी। माइकल ने जैसे ही और बैटरियां दी, ब्रैक्सटन ने तुरंत अपनी एबिलिटी पावर उसमें भरनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसके पास 2 पूरी तरह चार्ज बैटरियां हो गईं, जिससे उसकी कुल चार्ज 500% तक पहुंच गई। तुम थक नहीं रहे हो? उसने ब्रैक्सटन से पूछा। नहीं, ब्रैक्सटन ने मुस्कुराते हुए कहा और अगली बैटरी चार्ज करने लगा। इस छोटी सी चीज में जितनी ऊर्जा लगती है वो मेरी अपनी शक्ति का बस एक बूंद भर है। कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर माइकल को उतना बुरा नहीं लगा। उसके लिए 100% चार्ज का मतलब उसकी अपनी एबिलिटी पावर से 10 गुना अधिक था। लेकिन ब्रैक्सटन जैसे लोग जो बॉडी फॉर्मेशन की 9वीं अवस्था के चरम पर थे, उनके लिए 100% चार्ज तो मानो विशाल झील से 1 चम्मच पानी लेने जैसा है। लो बेस्टी,
ब्रैक्सटन ने तीसरी पूरी तरह चार्ज बैटरी भी दे दी। अब माइकल के पास 6 बैटरियां थीं, 2 क्वांटम स्लैश चलाने के लिए पर्याप्त। उसने एक और बैटरी दी और ब्रैक्सटन पहले की तरह उसमें शक्ति उड़ेलने लगा। इसी वक्त माइकल ने अपने आसपास की मना में हलचल महसूस की। सर माइकल, हम पॉकेट डायमेंशन के केंद्र के पास पहुंच चुके हैं। हमने सू की बूंदें देख ली हैं। 003 की आवाज़ उसके पैरों के नीचे फैले साये से गूंजी। लगता था वे सफलतापूर्वक उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए थे जहां सू की बूंदें रखी थीं। ये सोचकर माइकल का खून उबाल खाने लगा। क्या वहां और खिलाड़ी मौजूद हैं? उसने पूछा। हाँ सर माइकल, वहां कुछ खिलाड़ी आपस में भिड़ रहे हैं। हम अब तक छुपे रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म के पास जाएंगे हम पर सब एक साथ टूट पड़ेंगे, 004 ने रिपोर्ट दी। मतलब कुछ खिलाड़ी पहले ही प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके थे, लेकिन वे भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर था कि बाकी सब उन पर हमला कर देंगे। ठीक है, मैं वहीं आता हूं, माइकल ने जवाब दिया। खेल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। माइकल और इंतजार नहीं कर सकता था। अगर अभी नहीं पहुंचा तो कोई और सू की बूंदें हथिया लेगा। जितना वो अपनी बैटरियां और चार्ज करना चाहता था, उसे जाना ही पड़ा। माफ करना ब्रैक्सटन, मुझे जाना होगा, उसने बैटरी वापस लेते हुए कहा। उसमें लगभग 60% चार्ज था, जो उसके काम के लिए काफी था। इसके बाद उसने बिना देर किए अपना शैडो ट्रांसपोर्टेशन मंत्र चलाया। उसके पैरों के नीचे का काला साया फैल गया और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अगले ही पल वो अपनी जगह बदल चुका था और सीक्रेट सर्विस के साथियों के पास पहुंच गया। माइकल के जाते ही ब्रैक्सटन ने बस हाथ हिलाकर विदा कहा। Good luck. माइकल ने आंखें खोलीं और खुद को एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठे पाया। उसके पास 003 और 004 थे, जो पत्थर की तरह स्थिर बैठे थे। अगर माइकल सीधा उन पर न देखता तो वे पत्तियों में ऐसे घुल मिल गए थे मानो पेड़ का ही हिस्सा हों। दोनों ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा तो माइकल ने सिर हिलाया और हाथ के इशारों से ही बात करने का फैसला किया। 003 ने लगभग 20 मीटर दूर एक साधारण से दिखने वाले झाड़ी की ओर इशारा किया। वहां 2 लोग छिपे हैं, उसने फुसफुसाया, और 3 और दूसरी ओर छिपे हैं। 004 ने फिर जंगल के और गहरे हिस्से की ओर इशारा किया, जहां माइकल ने देखा अलारिक की टीम का एक सदस्य एक मेज से लड़ रहा था। और उत्तर दिशा की ओर तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, माइकल पहले ही देख चुका था। जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह में लाल रंग का प्लेटफॉर्म था, जो जमीन से 2 इंच ऊपर उठा हुआ था। इस प्लेटफॉर्म को 15 खंभे घेरे हुए थे, जो बराबर दूरी पर खड़े थे। माइकल ने सामने सू की शीशी देखी और मन किया कि तुरंत क्वांटम स्टेप का इस्तेमाल करके उसे झपट ले। लेकिन समस्या ये थी कि उसके बाद क्या होगा। जैसे ही वो ऐसा करता, सब उसकी तकनीक देख लेते और फिर सब खिलाड़ी उसी पर टूट पड़ते, उसे तुरंत खेल से बाहर कर देते। मुझे इंतजार करना होगा, जब कोई और झपट्टा मारे तब सही वक्त होगा। यही बाकी खिलाड़ियों की भी योजना थी। तभी उस गहन चुप्पी और दबे दिल की धड़कनों के बीच जंगल में अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजी। ये आवाज जोरदार थी। जो भी चल रहा था उसे छुपने की जरा भी चिंता नहीं थी। सबकी नजरें उसी ओर मुड़ी और उसकी शख्सियत देखकर सबको उसकी हिम्मत समझ आ गई। वो एक लंबा पतला आदमी था, जिसका सिर साधु जैसा गंजा था, शरीर पर हल्का सा कवच और पीठ पर एक विशाल फिरोजी युद्ध कुल्हाड़ी टंगी थी। वह था पॉटबॉल। वो आराम से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था, अब तक किसी और से ज्यादा पास पहुंच गया था। सभी सतर्क हो गए। मेट्रोपोलिस के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक के सामने कोई पहला हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ये डर ही पॉटबॉल को और समय दे रहा था। आखिरकार वो लाल प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंच गया। बस एक कदम और वो सू की बूंदें छू सकता था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक कई खिलाड़ी अपनी छिपने की जगहों से बाहर निकल आए और उसकी ओर लपके। पॉटबॉल का एक साथी तुरंत बीच में आ गया और दुश्मनों को रोक लिया। पल भर में पॉटबॉल के सामने 3 8वीं अवस्था के मैग्नेटिक्स खड़े हो गए, हथियार ताने हुए। लेकिन सब खिलाड़ी पॉटबॉल पर टूट नहीं पड़े। कुछ चालाक थे। उन्होंने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बूंदें हथियाने की कोशिश की, और उन्हीं में से एक था माइकल। अध्याय 625 तीव्र गति के क्षण। माइकल पत्तों के बीच से बाहर निकलकर तेजी से भागा। उसका निशाना सबसे नजदीकी स्तंभ था। वही एकमात्र आसान रास्ता था सू की एक बूंद पाने का, और वो जगह पॉटबॉल की लड़ाई से बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। उसने बाएं दाएं नजर डाली तो देखा कि एरिथ और बॉबी भी उसी स्तंभ की ओर दौड़ रहे थे। मैं अभी अपना क्वांटम स्टेप इस्तेमाल कर सकता हूं। एरिथ, बॉबी और कुछ अन्य खिलाड़ियों ने उसकी मौजूदगी भांप ली, मगर उनका ध्यान एक दूसरे पर ही टिका हुआ था। एरिथ और बॉबी दोनों 9वें चरण के बॉडी फॉर्मेशन वाले मैग्नेटिक्स थे। उनकी तुलना में माइकल सिर्फ 4थे चरण पर था। उसकी गति और ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। उनकी नज़र में वो इतना कमजोर था कि उसे कभी भी आसानी से हरा सकते थे। इसी कारण खिलाड़ियों ने एरिथ और बॉबी पर धावा बोला, ताकि वे स्तंभ तक न पहुंच सकें। यही मौका माइकल ने निकाल लिया। वह भीड़ से अलग होकर आगे बढ़ गया। लाल मंच अब बस कुछ ही कदम दूर था। तभी उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में झुंझुनी सी उठी,
पीछे पलटते ही उसने देखा, एक तलवार लिए आदमी उसकी ओर झपटा आ रहा है। उसकी हथियार की चमक और गॉड फोर्स के टुकड़ों से निकल रही गर्मी साफ दिखा रही थी कि वो 8वें चरण का बॉडी फॉर्मेशन वाला है। यानी वो अकेले ही उसे एक बार में हरा सकता था, इवन बिना किसी एबिलिटी के। आदमी ने शुद्ध ताकत से तलवार झुला दी। ये वार किसी भी सामान्य चौथे चरण के मैग्नेटिक को खत्म करने के लिए काफी होता, लेकिन यही वार माइकल को बच निकलने का अवसर दे गया। माइकल की कलाई ने जगह की परतों को मोड़ना शुरू कर दिया, मानो उसके हाथों में कोई ब्लैक होल सा बन रहा हो। उसके सीने पर लगी 7 बैटरियों में से एक से मोटी ऊर्जा धारा निकलकर उसके हाथों में भर गई। तलवार उसके कंधे से बस 1 इंच दूर ही थी, और तभी माइकल अचानक गायब हो गया। हमलावर का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। तलवार मिट्टी में धंस गई। उसी पल आकाश से एक उज्ज्वल किरण उतरी और मंच के एक स्तंभ पर जा गिरी। सबकी निगाहें उसी ओर मुड़ी और उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक आ गई। माइकल उस वायल को पकड़ चुका था। हैरानी की बात यह थी कि तमाम अफरातफरी के बीच सबसे कमजोर खिलाड़ी ने सबसे पहले सू की बूंद हासिल कर ली। कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या वो इतना कमजोर था कि सबने उसे नजरअंदाज कर दिया और वो बस आराम से मंच तक पहुंच गया? भीड़ ऊपर बैठी देख रही थी और उनके लिए सच्चाई बिल्कुल साफ थी। माइकल चुपके से नहीं आया था। वो सबके आगे दौड़ा, इवन एक 8वें चरण के मैग्नेटिक के पीछा करने के बावजूद। उसने ये कैसे कर दिया? वो गायब हो गया। ये तो बिजली जैसी गति है। असंभव। चौथे चरण का मैग्नेटिक ये कर ही नहीं सकता। माइकल की गति उसके स्तर से कहीं आगे थी। उसने 8वें चरण वाले को पीछे छोड़ दिया था। अब सबको समझ आने लगा कि उसके पहले के लकी कारनामे असल में किस्मत नहीं थे, वो जानबूझकर किए गए कौशल का नतीजा थे। लेकिन जब तक बाकी सब स्तब्ध थे, माइकल का ध्यान बिल्कुल केंद्रित रहा। वो जानता था कि उसका क्वांटम स्टेप अब सबके सामने आ चुका है और ये मौका ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। वायल उसके हाथ से गायब हुआ, जो संकेत था कि वो अब उसका मालिक बन चुका है। अब उसकी नजर अगले लक्ष्य पर थी, कुछ ही मीटर दूर वाला स्तंभ। सीने पर लगी बैटरियां ऊर्जा से भरी हुई थीं। लगातार क्वांटम स्टेप का इस्तेमाल कर वो पूरे मंच की बूंदें समेट सकता था। मगर तभी उसकी आंखों के कोने से कुछ हलचल दिखी। सिर्फ प्रवृत्ति के भरोसे उसने तुरंत अपने क्वांटम स्टेप की दिशा बदल दी। जहां वो पहुंचने वाला था, वहीं पोर्टबोल ने अपनी बैटल एक्स झुला दी थी। माइकल को वहां न पाकर पोर्टबोल हैरान हो गया। उसकी आंखों में कौतूहल था। कमाल है, मैंने सचमुच बड़ी मछली फंसा ली है। माइकल समझ गया, ये आदमी ही असली बाधा है। अगर उसने पीठ दिखाई तो कुल्हाड़ी उसकी देह चीर देगी। मुझे इसे हराना ही होगा। उसने जेब से यूनिटी सेबर स्विच निकाला। क्लिक की आवाज हुई, हथियार जीवित हो उठा। पोर्टबोल की आंखों में जिज्ञासा थी। 5 चरण नीचे का लड़का हथियार निकालकर उसे सीधी चुनौती दे रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया, चुनौती स्वीकार। ऊपर से देख रही भीड़ सांस रोके बैठी थी। इस असमान लड़ाई में सबकी धड़कनें तेज हो गईं। माइकल ने दोनों हाथों से यूनिटी सेबर थामा, बैटरियों से ऊर्जा खींची और अपनी कलाइयों में इकट्ठी की। पोर्टबोल ने देखा, माइकल की कलाइयों के चारों ओर अंतरिक्ष की परतें मरोड़ खा रही थीं और अगले ही पल वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। पोर्टबोल की आंखें फैल गईं। घबराहट और सदमे में उसने उसे पूरी तरह गंवा दिया। पीछे से माइकल प्रकट हुआ और यूनिटी सेबर को पूरी ताकत से झुला दिया। इतना ही नहीं, उसके सीने पर लगी 3 पूरी तरह चार्ज बैटरियां फट पड़ीं और अपनी समस्त शक्ति उसके हाथों में उंडेल दी। तीनों ऊर्जा धाराएं मिलकर एक मोटी धारा बन गईं, जो उसके हथियार को अपार शक्ति प्रदान कर रही थी। वो अब क्वांटम स्लैश का प्रयोग कर रहा था। ये बिल्कुल सही समय था। पोर्टबोल अभी भी कुछ मिलीसेकंड दूर था उसकी मौजूदगी भांपने से। यूनिटी सेबर के चारों ओर वास्तविकता फटने लगी। अंतरिक्ष की परतें चीर गईं और वहां से तेज नारंगी रोशनी फूट निकली, मानो तपते हुए प्लाज्मा ने संसार की सिलवटों को भेद दिया हो। सही समय। माइकल का हमला बिल्कुल सही समय पर हुआ। उसने अपनी यूनिटी सेबर घुमाई और पोर्टबोल की ओर वास्तविकता चीर देने वाली अर्धचंद्राकार लहर छोड़ी। लेकिन उसी क्षण पोर्टबोल ने अपनी आंखें बंद की और अपने सिर के ऊपर दीवा को बुलाया। एक सहस्त्र वर्षीय वृक्ष का प्रक्षेपण, जिसकी विशाल जड़ें और मोटा तना था, पोर्टबोल को वही शांति प्रदान कर रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। अचानक पोर्टबोल की त्वचा सुनहरी चमकने लगी, बिल्कुल बुद्ध की तरह। उसकी एबिलिटी सक्रिय हो चुकी थी। अब उसका पूरा शरीर किसी भी हमले के प्रति पूर्णतः अजेय हो गया। हालांकि पोर्टबोल समय रहते माइकल को देख नहीं पाया, लेकिन अपने शुद्ध इंस्टिंक्ट और युद्ध बुद्धि से उसने अनुमान लगा लिया था कि कोई हमला पीछे से आने वाला है। सावधानी के तौर पर उसने तुरंत अपनी एबिलिटी सक्रिय कर दी ताकि माइकल का कोई भी हमला उस पर असर न डाल सके। तभी वास्तविकता चीर देने वाली अर्धचंद्राकार लहर ने उसे पीछे से आ लिया। उसके सिर के ऊपर सहस्त्र वर्षीय वृक्ष की आभा उस हमले को रोकने का प्रयास कर रही थी। पोर्टबोल अपनी रक्षा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए तेजी से अपनी बैटल एक्स उठाकर प्रत्याक्रमण की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसने अपनी पीठ पर तीव्र पीड़ा महसूस की। खून उसकी पीठ से बह निकला।
उसने पीछे देखा, वो अर्धचंद्राकार वार वृक्ष की सुरक्षा को चीरते हुए उसकी अभेद्य रक्षा पार कर गया था। वो वार उसके दाएं कंधे से बाएं कमर तक गहरी चोट छोड़ गया था। पॉटबुल नीचे झुका। उसके चेहरे पर भयावह स्तब्धता उतर आई जब उसने देखा कि उसका अपना खून जमीन पर टपक रहा था। किसी तरह वो घायल हो गया था, यहां तक कि अपनी 9वें चरण की एबिलिटी सक्रिय करने के बाद भी, जो उसे सचमुच हर हमले से अभेद्य बना देती थी, वो गहरी चोट खा गया। शारीरिक पीड़ा उसकी आत्मसम्मान और गर्व को मिली चोट के सामने कुछ भी नहीं थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? पॉटबुल घायल हो गया। उसने तो अपनी एबिलिटी सक्रिय कर रखी थी। माइकल की ताकतें क्या हैं? पहले उसकी गति 9वें चरण के मैग्नेटिक्स से भी अधिक, और अब वो शक्ति जो अजय को भी घायल कर दे। यहां तक कि जलमानव मरमेन, जो सामान्यतः मनुष्यों की बातों से प्रभावित नहीं होते थे, वे भी माइकल की प्रतिभा देख दंग रह गए। ये लड़का शायद पहला प्रतिभाशाली इंसान है जिसे मैंने ऊपर की दुनिया में देखा है, एक जलमानव ने कहा। इतनी कम उम्र, अगर ये इंसान न होता तो मैं इसे अपने परिवार में शामिल करना चाहता। आपका क्या विचार है स्वामिनी? सभी की निगाहें उस स्त्री की ओर मुड़ गईं जो सबसे ऊंची सीट पर बैठी थी। उसके बाल समुद्री शैवाल जैसे घुंघराले और डूबते सूरज जैसे नारंगी थे। कितना रोचक है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में जवानी झलक रही थी। वो शायद माइकल से केवल कुछ वर्ष बड़ी होगी। वो इतनी कम साधना पर ही इसका उपयोग कर पा रहा है। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ये संभव है, उसने कहा। एक जलमानव ने साहस करके पूछ ही लिया, आपका क्या मतलब है स्वामिनी? क्योंकि अधिकांश जलमानव मानव साधना के बारे में अज्ञान थे। महिला कुछ समझाने ही वाली थी कि तभी उसकी दृष्टि पॉकेट डायमेंशन की ओर खिंच गई। उसने किनारे पर एक तीव्र धुंधली परछाई को देखा जो केंद्र की ओर सूखी बूंदों वाले मंच की तरफ दौड़ रही थी। लगता है हमें ये जल्द ही पता चल जाएगा, उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। इधर अब भी अपने खून को जमीन पर टपकते देख स्तब्ध पॉटबुल के बीच माइकल ने अवसर का फायदा उठाया और अगली सूखी बूंद की ओर दौड़ा। उसने हाथ बढ़ाया और स्तंभ के ऊपर रखी शीशी को पकड़ लिया। तुरंत ही आकाश से एक और प्रकाश स्तंभ उतरा और उसकी उस सू पर आधिकारिक स्वामित्व की घोषणा कर दी। 2 बूंदें हासिल। यही मेरा मौका है। पॉटबुल फिलहाल अक्षम था और अब माइकल के पास 300% बैटरी ऊर्जा बची थी, जिससे वो क्वांटम स्टेप का उपयोग करके 10 और बूंदों पर कब्जा कर सकता था। उसके हाथ वास्तविकता को मोड़ने लगे, जैसे कि वो स्वयं अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ रहा हो। तभी उसने महसूस किया कि चारों ओर की हवा अचानक भारी हो गई है। कुकुकू, अंततः एक योग्य प्रतिद्वंदी। उसी पल हार्बिंजर ने उसके भीतर हलचल की। उसका रक्त जैसे उत्साह से उबलने लगा। तभी एक विस्फोट हुआ। 2 खिलाड़ी उछलकर दूर गिरे और हवा में ही उनका टेलीपोर्ट होना इस बात का संकेत था कि वे तुरंत खेल से बाहर हो गए थे। एक धुंधली आकृति विस्फोट के स्थान से झपटी और अगले खिलाड़ियों के समूह को भी मात्र एक विस्फोट से बाहर कर दिया। एक एक करके खिलाड़ी मक्खियों की तरह गिरने लगे। एरिथ और बॉबी दोनों ने रुककर उस धुंधली आकृति को देखा। उनकी आंखों में स्पष्ट था सदमा और आश्चर्य। धत, उसने कर दिखाया। एरिथ ने जीभ चटकाई। हमसे तो वो बहुत आगे निकल गया, बॉबी बुदबुदाया। तभी वो धुंधली आकृति सीधे उनकी ओर झपटी। एरिथ ने अपनी विशाल सुई को तलवार की तरह उठाकर रोकने की कोशिश की। बॉबी ने अपने हथौड़े को उल्टा पकड़कर रक्षा की मुद्रा बनाई। जैसे ही टकराव हुआ, एक विस्फोट ने बाहर की ओर झटका पैदा किया और मिट्टी तथा गाद हवा में उछल गए। धूल कुछ सेकंड बाद जब बैठी तो सभी ने अंततः उस धुंधली प्राणी को देखा। एरिथ और बॉबी अब भी खड़े थे, लेकिन उनके शरीर और भुजाएं कांप रही थीं। उन्हें नीचे दबाने वाली ताकत इतनी भयानक थी कि 9वें चरण के मैग्नेटिक्स होते हुए भी वे टिक नहीं पा रहे थे। उनके सामने खड़ा था कोई और नहीं बल्कि वो जिसे सभी जानते थे, अलारिक गोल्डस्टोन, जिसे मेट्रोपोलिस का सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक कहा जाता था। लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं होनी चाहिए थी कि वो 2 9वें चरण के मैग्नेटिक्स को घुटनों पर ला सके। फिर भी वो उन्हें जमीन पर झुका रहा था। कुछ अलग है उसमें। वह पहने क्या है, मैं जानता हूं। वह है। अलारिक का पूरा शरीर काले कवच से ढका था, मानो वो ऑब्सीडियन से बना हो। उसका सिर एक हेलमेट से ढका था, जिसकी आंखों पर विशाल लेंस थे, जिन पर लाखों छोटे छोटे बिंदु चमक रहे थे। उसके माथे के ऊपर 2 काली एंटेना थीं, जो हल्के से हिल रही थीं और पूरे क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। और शायद उसकी सबसे भयावह और दृष्टि खींचने वाली चीज थी उसकी पीठ पर काले और सफेद पंख। पंख उसके हाथों से भी बड़े थे, जिन पर बने नेत्र जैसे चिन्ह किसी भी दर्शक को भयभीत कर देते। उधर नीलामी मंच पर तथाकथित स्वामिनी ने उसकी ओर देखकर मुस्कान बिखेरी। मेरे प्रिय भाइयों, यही है मानव साधना का अगला स्तर। इसे नवांकुर आत्मा, नासेंट स्पिरिट क्षेत्र कहते हैं। अध्याय 627 नेसेंट स्पिरिट। माइकल ने अलारिक का नया रूप देखा और उसकी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर से निकल रही शक्ति इतनी भयावह थी कि वो तुरंत समझ गया, ये साधारण 9वें चरण बॉडी फॉर्मेशन मैग्नेटिक की शक्ति नहीं थी। ये उससे कहीं आगे था।
हार्बिंजर। ये क्या है? कुकू। लगता है इस लड़के ने अपनी असली ताकत अब तक छुपा रखी थी। वो पहले ही अगले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अलारिक ने 2 ब्रेक थ्रू कर लिया था और इस नए क्षेत्र के साथ माइकल बिना अपने ड्रोन का सहारा लिए ही उसकी एबिलिटी पावर को महसूस कर पा रहा था। ये इतनी प्रबल थी कि अब नंगी आंखों से भी दिखाई देने लगी थी। अब उसे कारण समझ में आया। अलारिक का दीवा केवल उसके सिर के ऊपर प्रक्षेपित नहीं था, वो उसके भीतर समा चुका था, उससे मिल चुका था। इसीलिए उसके वस्त्र बदले हुए लग रहे थे। असल में वे वस्त्र थे ही नहीं, वो उसका शरीर था। उसके शरीर पर ऑब्सीडियन सा काला कवच उसकी अपनी त्वचा थी। अलारिक का ब्लैक बटरफ्लाई दीवा अब उसके शरीर से एक हो गया था, जिससे उसे अपनी दीवा की असीम ऊर्जा तक पहुंच मिल गई थी। तो यही है अगला क्षेत्र, माइकल ने सोचा। उसकी आंखों में भय और विस्मय दोनों थे। तभी अलारिक के शरीर से बैंगनी आभा निकलने लगी, जिसने एरिथ और बॉबी दोनों को जमीन पर धकेल दिया। उनके लिए यह शक्ति सहना असंभव था। वे धरती पर गिरकर पीड़ा से तड़पने लगे। माइकल ने अपने ड्रोन विजन से देखा कि अलारिक की एबिलिटी पावर उसके शरीर के भीतर कैसे प्रवाहित हो रही थी। साधारण एबिलिटी में जहां ऊर्जा के धागे बाहर निकलकर वास्तविकता को बदलते हैं, वहां अलारिक ने उसी अपार शक्ति को अपने नए तितली मानव शरीर को बल देने में लगाया था। ये तो कहीं देखा हुआ लगता है, उसने सोचा, परंतु वह स्मृति जोड़ने का समय नहीं था। अब जबकि उसके 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी गिर चुके थे, अलारिक ने अपने यौगिक तितली नेत्र लाल मंच की ओर टिकाए। उसने अपने काले सफेद पंख फड़फड़ाए। हवा में तैरते हुए वो धीरे धीरे सूखी बूंदों की ओर बढ़ने लगा। तभी पॉटबॉल उछलकर उसके सामने आ गया, अपनी बैटल एक्स थामे। तो तुम नवांकुर आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुके हो। कितने समय से इस शक्ति को छुपा रखा था? पॉटबॉल ने पूछा। मेरा तुपो कुछ दिन पहले ही हुआ है, अलारिक ने उत्तर दिया। उसकी आवाज गूंजदार और सामान्य से एक स्वर नीची थी। पॉटबॉल ने होंठ काटे। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। वो अलारिक को अपना प्रतिद्वंदी, अपना समकक्ष मान रहा था, पर सच्चाई ये थी कि उसे कभी कोई अवसर मिला ही नहीं। अलारिक पहले ही अगले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। बॉडी फॉर्मेशन के 9वें चरण और नवांकुर आत्मा के पहले चरण के बीच का अंतर धरती और आसमान के समान था। पॉटबॉल ने पूरी शक्ति से अपनी बैटल एक्स झुलाई। उसकी एबिलिटी पावर पूरे बल पर थी, लेकिन अलारिक ने बस अपना हाथ उठाया और नंगी उंगलियों से उस एक्स को रोक लिया। पॉटबॉल ने हथियार खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी अलारिक ने अपना दूसरा हाथ मुट्ठी में बांधा और पेट पर प्रहार करने के लिए पीछे खींचा। सहस्त्र वर्षीय वृक्ष की दिव्य आभा पॉटबॉल के चारों ओर प्रकट हुई, उसे अजेय बनाने के लिए। लेकिन अलारिक की धुंधली मुट्ठी उसके पेट पर जा टकराई। बैंगनी आभा ने उसकी सुनहरी चमक को गुब्बारे की तरह फोड़ दिया। पॉटबॉल ने पेट में जबरदस्त आघात महसूस किया और वो उड़ता हुआ पॉकेट डायमेंशन की सीमा तक जा गिरा। अलारिक जमीन पर उतरा, अपना पुरस्कार लेने को तैयार। परंतु तभी एक और प्रकाश स्तंभ आकाश से उतरा। किसी ने एक और सूखी बूंद प्राप्त कर ली थी। माइकल ने अपनी तीसरी बूंद हासिल कर ली थी। जब अलारिक पॉटबॉल से भिड़ा हुआ था, माइकल ने चुपके से अगली शीशी उठा ली। मुझे नहीं लगता कि मैं एक और बूंद छिपकर हासिल कर सकता हूं। अलारिक अपनी विशाल तितली आंखों से उसे घूर रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस ठंडा उदासीनता, मानो वो जानता हो कि अब माइकल कुछ भी करके बाकी बूंदें नहीं ले पाएगा। अब जबकि सभी 9वें चरण के मैग्नेटिक समाप्त हो चुके थे, ये तय लग रहा था कि शेष सभी बूंदें अलारिक ही लेगा। मेरे पास सिर्फ एक मौका है। बैटरी में केवल एक क्वांटम स्लैश बचा है। अलारिक की गति देखकर माइकल जान गया कि उसका क्वांटम स्टेप भी उसे पछाड़ने में सक्षम नहीं होगा। अगर उसे कोई अवसर चाहिए तो उसे पूरी बाजी लगानी होगी। उसने अपनी यूनिटी सेबर उठाई, बैटरियों की शेष सारी ऊर्जा उसमें उड़ेल दी। वास्तविकता उसकी तलवार के चारों ओर मरोड़ने लगी। तभी अलारिक अविश्वसनीय गति से उड़ता हुआ उसकी ओर आया। पूरा शरीर धुंधला धब्बा बन गया। माइकल ने स्विच कसकर पकड़ा और अंतरिक्ष ताने बाने को चीरती अर्धचंद्राकार लहर छोड़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अलारिक उसके ठीक सामने आ पहुंचा। अलारिक अर्धचंद्र से कुछ ही इंच दूर था और चमकती प्लाज्मा लहर ने उसके चेहरे को नारंगी आभा से भर दिया। लेकिन टकराने से ठीक पहले अलारिक ने हाथ बढ़ाया और नंगी उंगलियों से उस अर्धचंद्र को पकड़ लिया। अलारिक का भाव बदला, उदासीनता से हल्के आश्चर्य में। उसे माइकल के वार से थोड़ी असुविधा हुई, पर यह मात्र एक खरोंच भर थी। वास्तविकता उसकी हथेलियों में फटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलारिक की बैंगनी आभा ने उसे दबाकर फिर से जोड़ दिया। उसने अर्धचंद्र को कसकर पकड़ा और माइकल की ओर धकेल दिया, जिससे वही फटती वास्तविकता उसकी यूनिटी सेबर को चीरने लगी। माइकल ने अपनी तलवार कसकर थामी, पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, पर यह व्यर्थ था। उसकी ताकत मानो कोई चींटी किसी गाड़ी को धकेल रही हो। आखिरकार उसके हाथ में मौजूद स्विच तीव्रता से कांपने लगा और धूल में बदलकर फट गया। यूनिटी बीम आकाश में उड़ती चली गई। सिर्फ अलारिक की एबिलिटी पावर की निकटता ही माइकल की अपनी एबिलिटी को दबाने के लिए पर्याप्त थी।
दांत भींचते हुए हठी और अडिग माइकल ने अपनी छाती में मौजूद बैटरियों को खोला और अलारिक के शरीर से निकल रही ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। एक ही क्षण में उसकी सातों बैटरियां 0% से 100%, फिर 1000% तक पहुंच गईं। बैटरियां लाल तपने लगीं, उनकी सतह कांपने लगी। लेकिन अलारिक की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि बैटरियों का पदार्थ टूटने लगा। उसकी एबिलिटी इसे सह नहीं सकी और विस्फोट हो गया। माइकल जोर से पीछे उड़ गया और एक पेड़ से जा टकराया। वो लगभग बेहोश हो गया। खून खांसते हुए उसने सिर उठाया। अलारिक अब स्तंभों की ओर बढ़ रहा था। अपना शरीर घसीटते हुए माइकल मंच की ओर रेंगने लगा। तभी अलारिक ने एक शीशी को छुआ, एक और सूखी बूंद उसकी हो गई, फिर अगली और फिर एक और। अब ऐसा लग रहा था कि बाकी सभी बूंदें अलारिक ही प्राप्त करेगा। नीलामी अब लगभग समाप्त होने को थी। 628 नवाचार। अलारिक की नवजात आत्मा साधना, नेसेंट स्पिरिट कल्टीवेशन के सामने अब कोई भी उसकी शक्ति और गति का मुकाबला नहीं कर सकता था। सू की बूंदें लगातार उसके नाम हो रही थीं और अब कोई भी उसे रोकने वाला नहीं बचा था। भीड़ यहां तक कि बारनाबी भी नीलामी के अनिवार्य अंत की घोषणा करने की तैयारी कर रहा था। यहां तक कि नारंगी बालों वाली मत्स्य कन्या मरमेड ने भी निराशा में जीभ चटकाई। मैं सच में उस छोटे लड़के का समर्थन कर रही थी, उसने कहा, लेकिन लगता है नीलामी आखिरकार खत्म हो गई है। चलो। उसके संकेत पर मरमेन वीआईपी कमरों से निकलने की तैयारी करने लगे। खून उगलते हुए उसके पैर कांप रहे थे और मुश्किल से हिल पा रहे थे। यहां तक कि माइकल भी मानने लगा था कि अब वो बाकी की बूंदें हारने वाला है। फिर भी उसने 3 बूंदें हासिल कर ली थीं, जबकि उसे तो आखिरी में मौका मिलना था। इन सारी रुकावटों के बावजूद 3 बूंदें पाना भी उसके लिए बोनस जैसा था। उसे संतुष्ट होना चाहिए, उसे प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी धड़कनें लगातार तेज हो रही थीं, उसे अपने शरीर को हिलाने और बाकी की बूंदें हासिल करने के लिए उकसा रही थीं। कुकू, बिल्कुल सही माइकल, चलो, उठो। जैसे ही वो अपने मन की गहराइयों में डूबा, समय जैसे थम गया। उसके सामने प्रकट हुआ हार्बिंजर का विशाल स्वरूप, जिसका अधिकांश शरीर अब भी काले धुएं में छिपा था। क्या यही तुम्हारी सीमा है? क्या तुम किसी मजबूत दुश्मन के सामने इतनी आसानी से हार मान लोगे? उनकी शक्ति के बीच का अंतर इतना विशाल था कि अगर वो हार मान भी लेता तो कोई सवाल नहीं उठाता। अलारिक की नासेंट स्पिरिट साधना एक ऐसी दीवार थी जिसे माइकल तोड़ ही नहीं सकता था। उसका क्वांटम स्टेप अलारिक के सामने बस टहलने जैसा लगता था। उसका क्वांटम स्लैश बस एक खरोंच। फर्क बहुत साफ था। फिर भी माइकल हार मानना नहीं चाहता था। वो लड़ना चाहता था। वह उन बूंदों को पाना चाहता था। मुझे शक्ति दो हार्बिंजर, उसने विनती की। लेकिन इस बार हार्बिंजर चुप था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति। माइकल ने सांस छोड़ी। उसे पता था कि दीवास सर्वशक्तिमान नहीं होते जो चुटकी बजाते ही चमत्कार कर दें। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा, अलारिक ने एक और शीशी हासिल कर ली थी। अब उसके पास कुल 4 बूंदें थीं। माइकल का दिल डूब गया। एक अजीब सी ईर्ष्या महसूस हुई, उस चीज के लिए जो कभी उसकी थी ही नहीं। और तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे वो पल याद आया जब वो अलारिक के सामने था, जब अलारिक ने उसके क्वांटम स्लैश को नंगे हाथों से पकड़ लिया था। इतने पास होने पर उसने अलारिक के शरीर से निकलती एबिलिटी पावर को महसूस किया था। उस वक्त ये उसे जाना पहचाना लगा था। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ीं और सच्चाई सामने आई। उसने अपनी कलाइयों की तरफ देखा। हाँ, वो भी तो वही कर रहा था। अलारिक अपनी एबिलिटी पावर को शारीरिक शक्ति में बदल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसका क्वांटम स्टेप और क्वांटम स्लैश काम करते थे। वे बाहरी वास्तविकता को नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर की वास्तविकता को बदलते थे। हार्बिंजर ने जो तकनीकें उसे सिखाई थीं, वे दरअसल नेसेंट स्पिरिट स्तर की तकनीकें थीं। कुकू, आखिरकार समझ गए। बहुत देर लगा दी। उसका मन हिल गया। अब समझ आया कि वे इतनी अधिक शक्ति क्यों खर्च करती थीं। ये तो उस अगले साधना स्तर की तकनीकें थीं, जहां वो अभी पहुंचा भी नहीं था। तुम मुझे मेरे स्तर से ऊपर की तकनीकें सिखा रहे थे? तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा था ना, यही हमारा फायदा है उन निःस्वार्थ सोलिस दिवाओं पर। उन्हें खुद रास्ता बनाना पड़ता है, जबकि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। लेकिन याद रखो, सिर्फ मेरी वजह से तुम ये सब कर पाए, ऐसा नहीं है। तुम्हें ये सिखाने के बावजूद ऊर्जा जुटाकर इन्हें करना तुमने खुद सीखा। तारांकन। अगर उसने बैटरी नहीं बनाई होती तो हार्बिंजर की सारी शिक्षा व्यर्थ होती। तुमने कहा तुम्हें ताकत चाहिए, तो खुद उसे हासिल करो। सोचो माइकल, नवाचार, इनोवेशन, प्रगति, ब्रेकथ्रूज, ये कब होते हैं? ये सुनकर माइकल ने अपने जीवन के पल याद किए। पहली बार उसने स्विच तब जागृत किया जब वो ब्लेजिल के साथ मौत के कगार पर था। नीलामी के दौरान उसने उसी स्विच से यूनिटी सेबर और यूनिटी केज बनाई। ब्यू से हारने के बाद उसने अपनी दूसरी एबिलिटी रिवर्स ग्राफाइट ब्लॉक जगाई। हर बार जब वो असंभव परिस्थितियों में फंसा, तभी उसने नई शक्ति खोजी। जरूरत ही नवाचार की जननी है, उसने महसूस किया। हार्बिंजर के होठों पर मुस्कान चमकी।
ये सोचो, मनुष्य सबसे महान प्रजाति कैसे बना? क्योंकि वो प्रगति करता रहा, अनुकूलित अडैप्ट होता रहा। जब भोजन की कमी हुई तो उसने कृषि की, जब प्रकृति कठोर हुई उसने पहाड़ों में शहर तराशे, और जब जमीन कम पड़ी तो समुद्र पार कर नए महाद्वीप खोजे, और जब वो भी काफी नहीं था उन्होंने तारों तक की यात्रा की। यही भविष्य है माइकल। जब शक्ति कम पड़े तो बदलो और बेहतर बनो। हम भविष्य के अग्रदूत हैं, हम हैं हार्बिंजर्स ऑफ द फ्यूचर। माइकल ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अब एक नई स्पष्टता थी। अब उसे समझ आया कि क्यों हार्बिंजर उसे हमेशा मजबूत दुश्मनों से लड़ाता था, क्योंकि वही लड़ाइयां उसे बदल रही थीं, वही उसे और बेहतर बना रही थीं। उसने ऊपर देखा। अलारिक ने 5वां शीशी हासिल कर ली थी और 6वीं की ओर बढ़ रहा था। गति, शक्ति, एबिलिटी, किसी भी चीज में वो अलारिक से जीत नहीं सकता था। वो हर मायने में पिछड़ा हुआ था। लेकिन भविष्य में? उसने जेब से रिवर्स ग्राफाइट ब्लॉक निकाला। उसका ढांचा बिल्कुल कैसेट जैसा था। बाईं ओर एक स्पूल, दाईं ओर दूसरा। बाएं स्पूल पर उसकी रिवर्स एबिलिटी का बटन था। दाईं ओर अब तक खाली था, लेकिन अब नहीं। ग्रेफाइट से बना एक नया बटन उभर आया था। उसने बिना झिझक उसे दबा दिया। Clink. अध्याय 629, अनुकूलन। जैसे ही माइकल ने बटन दबाया, उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें अचानक 1000 बार प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ गईं। उसके गॉडफॉर्ज के टुकड़े ओवरटाइम काम करने लगे, पहले से कहीं ज्यादा गर्म होकर चमकते हुए। उसने अपना सीना पकड़ लिया, दिल के इंजन की तरह ज्यादा काम करने से होने वाली असहजता महसूस करते हुए। उसका पूरा शरीर तपने लगा, मानो लावा उसकी नसों में बह रहा हो। उसकी त्वचा से भाप निकलने लगी, क्योंकि उसके आसपास के जल अणु तुरंत गैस में बदलने लगे थे। उसका किशोर शरीर गॉडफॉर्ज द्वारा उत्पन्न शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। वो उसे नष्ट कर रहा था, इसलिए उसे अनुकूलन करना पड़ा। खून जब 1000 गुना गति से उसकी नसों में दौड़ने लगा तो उसकी कोशिकाएं अपनी वृद्धि को तेज कर विभाजित होने लगीं। उसकी हड्डियां प्रचंड दबाव और एबिलिटी पावर की ऊर्जा के नीचे सूक्ष्म दरारों में टूटने लगीं। लेकिन उसकी तेज कोशिका वृद्धि ने तुरंत उन्हें ठीक कर दिया, उन्हें और मजबूत, बड़ा और बेहतर बना दिया। ये प्रक्रिया उसके पूरे शरीर और अंगों में हुई, उन्हें तोड़ते हुए और फिर एक उन्नत रूप में बदलते हुए। कुछ ही क्षणों में उसकी लंबाई बढ़ने लगी। उसका जबड़ा तेज और नुकीला हो गया। उसके सुनहरे बाल कानों से नीचे तक बहने लगे और उसके किशोर शरीर की मांसपेशियां परिपक्व होकर एक वयस्क के समान आकार लेने लगीं। 5 साल का विकास एक ही क्षण में हो गया। वो अब 18 वर्ष का हो गया। अब उसका शरीर गॉडफॉर्ज द्वारा उत्पन्न शक्ति को संभाल सकता था। ऊपर से देख रहे सभी लोग हतप्रभ रह गए। उनकी आंखों के सामने असंभव परिवर्तन हो रहा था। भाप छटने के बाद उन्होंने माइकल को देखा। वह मासूम और प्यारा लड़का, जिसे वे जानते थे, अब एक देवपुरुष बन चुका था। उसके छोटे कपड़े अब उसकी मजबूत मांसपेशियों पर तंग हो चुके थे। रीना और ब्यू के गाल लाल हो गए, क्योंकि अब माइकल उनकी ही उम्र का दिख रहा था। वो तो बेहद आकर्षक है। तभी माइकल के पूरे शरीर पर सुनहरी आभा फैल गई, उसके दिल से निकलती हुई शुद्ध एबिलिटी पावर के साथ। इसी पल हार्बिंजर के हाथ उसके ऊपर प्रकट हुए। गॉडफॉर्ज द्वारा अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होते ही उसका शरीर अब उसे अस्वीकार नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे स्पंज की तरह सोख रहा था। उसकी डीवा की छवि और वास्तविक होने लगी, मानो वो वास्तविकता से जुड़ रही हो। उसने हाथ उठाए, उन्हें हार्बिंजर की यांत्रिक भुजाओं की ओर बढ़ाया। वे रोबोटिक हाथ नीचे उतरे और उसके शरीर से होकर गुजरते हुए उसकी बाहों से जुड़ गए। बड़े स्टील जैसे कंधे उसकी त्वचा से चिपक गए। सिंथेटिक रेशे उसकी बाहों में बुनकर उसकी मांसपेशियों का आकार लेने लगे। उसकी नसों में चमकते सर्किट झलकने लगे। कोहनियों पर लचीली लेकिन इस्पात जैसी मजबूत धातु का आवरण बन गया। फिर उसके अग्रभाग पर चिकने धातु के कवच जड़ गए, जिनकी सतह पर अज्ञात चिन्ह चमक रहे थे। अंत में उसने यांत्रिक हथेलियां थाम लीं, जो उसके हाथों पर दस्तानों की तरह लिपट गईं। अब उसकी बाहों का हर हिस्सा धातु से ढक चुका था, जिनमें नीचे से मशीनरी की गूंज सुनाई दे रही थी। वो अपनी डीवा से पूरी तरह जुड़ चुका था। ये असंभव था। ये तो बहुत बाद के साधना स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन उसने अभी ही नासेंट स्पिरिट की सीमा पार कर ली। सुनहरी आभा उसके शरीर से फटी और बम जैसी तरंग फैला दी। जमीन धूल में बिखर गई। पेड़ जड़ों से उखड़कर टुकड़ों में बट गए। ये हवा का तूफान इतना प्रचंड था कि अलारिक को भी रुककर मुड़ना पड़ा। उसकी तितली जैसी आंखें माइकल पर टिकीं, उसके शरीर को एक्सरे की तरह देखते हुए। उसे गॉडफॉर्ज के टुकड़ों से वही तीव्रता महसूस हो रही थी जो खुद उसके पास थी। पहले तो वो भ्रमित हुआ, सोचते हुए कि ये कोई और है, लेकिन माइकल के सुनहरे बालों ने पहचान पक्की कर दी। उसकी आंखें फिर उसके यांत्रिक हाथों पर गईं। वो चौंक गया। ये वही डीवा थी जिसे माइकल ने पहले प्रकट किया था। अब वो उससे मिल चुकी थी, भले ही अधूरी। असंभव, अलारिक बड़बड़ाया। नीलामी देख रही भीड़ भी अवाक रह गई। 4th स्टेज बॉडी फॉर्मेशन वाला लड़का अब एक वयस्क पुरुष बन चुका था, जो अपनी डीवा से जुड़ चुका था। यहां तक कि नारंगी बालों वाली मत्स्यकन्या भी अपनी सीट से उठ गई,
ये पक्का करने के लिए कि ये सपना नहीं था। ये सच नहीं हो सकता, अलारिक ने अविश्वास में कहा। तभी माइकल ने आंखें खोली। उनमें तेज चमक थी। वो मुस्कुराया, आत्मविश्वास और घमंड से। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसकी आवाज और हार्बिंजर की आवाज मिलकर गूंजी, मानो प्रतिध्वनि बन गई हो। अलारिक के सिर पर लगी एंटेनाएं बेचैनी से हिलने लगीं। उसे खतरे का आभास हुआ। अचानक माइकल के यांत्रिक हाथों से ऊर्जा धड़कने लगी। उसकी कोहनियां बदलकर रॉकेट के नोजल जैसी हो गईं। नारंगी रोशनी चमकी और उसके हाथों से जेट स्ट्रीम फट पड़ा। इतनी तीव्र शक्ति निकली कि उसके चारों ओर की जगह मुड़ने लगी। यह था क्वांटम स्टेप। और एक पल में माइकल अलारिक की आंखों से गायब हो गया। जब उसने फिर देखा, माइकल लाल मंच पर खड़ा था, एक शीशी को छूते हुए। उसने उसे हासिल कर लिया था। अब चार। अलारिक के पंख फड़फड़ाए और उससे हवा का एक झोंका निकला जो तेज होते होते एक विशाल बवंडर बन गया। बिजली और गरज उसमें समा गई। ये उसकी तकनीक थी, बटरफ्लाई इफेक्ट। अलारिक बवंडर में कूदा और पूरी ताकत के साथ माइकल की ओर दौड़ा। माइकल ने शीशी को देखते हुए बस हल्की मुस्कान दी। उसने आराम से अपना दायां हाथ उठाया। रुको। अचानक अलारिक वहीं रुक गया। उसकी मुट्ठी माइकल के चेहरे से कुछ ही इंच दूर थी। उसका शरीर ठिठक गया, मानो समय रुक गया हो। अध्याय 630 विजय। अलारिक खुद को हिलाने में असमर्थ पाया। उसका शरीर मानो जकड़ गया हो। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की दीवार भय से कांप रही है, जैसे कि माइकल की आवाज ही उसे भीतर तक डरा रही हो। माइकल ने अपना ध्यान वापस सूखी शीशियों की ओर मोड़ा। एक एक करके उसने लाल मंच पर रखे हर स्तंभ को छुआ। उसने 5वीं, 6ठी, 7वीं और आगे भी हासिल की। अलारिक केवल बेबस होकर देखता रह गया, जबकि माइकल ने मंच पर बची हर एक बूंद सू पर कब्जा कर लिया। जब उसने अंतिम शीशी को छुआ तो स्वर्ग से आती अंतिम प्रकाश किरण उसके हाथों में पकड़ी सूखी बूंद पर चमकी। वह सफल हो गया। आखिरकार उसने सभी 10 बूंदें पाली। काम पूरा होते ही माइकल के हृदय में जड़ी गॉड फोर्स पीस धीमी पड़ने लगी। उसकी भुजाओं पर बनी यांत्रिक कवच धीरे धीरे अपनी वास्तविकता खोने लगा और एक प्रक्षेपित आभा बनकर हवा में लुप्त हो गया। उसका शरीर तेजी से ठंडा पड़ने लगा। उसकी त्वचा पर जगह जगह बर्फ जमने लगी। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं, हड्डियों का आयतन घट गया और नवनिर्मित कोशिकाएं एक एक करके नष्ट होने लगीं। कुछ ही पलों में उसका शरीर फिर से किशोरावस्था में लौट आया, एक 13 वर्षीय लड़के के रूप में। भविष्य में छलांग लगाने का बोझ उसके शरीर, मन और आत्मा तीनों पर बहुत भारी पड़ा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन पर बेहोश हो गया। नीलामी अंततः समाप्त हो चुकी थी। खेल खत्म हो जाने के बाद भी कोई हिला तक नहीं। सबकी निगाहें अब भी माइकल पर टिकी हुई थीं। जो उन्होंने देखा था वो समझ से परे था, वास्तविकता से परे, कल्पना से परे। अगर किसी ने उन्हें कल कहा होता कि 1/4 चरण का मैग्नेटिक लड़का अपनी दीवा के साथ विलय करके ये खेल जीत लेगा, तो वे उसका मजाक उड़ाते और ध्यान तक न देते। एरिथ, बॉबी और पॉटबॉल, जो पहले ही खेल से बाहर हो चुके थे, माइकल को स्तब्ध होकर देख रहे थे। वे खुद बॉडी फॉर्मेशन के 9वें चरण में थे, फिर भी जानते थे कि वे अपनी दीवाओं के साथ विलय से अभी बहुत दूर हैं। लेकिन उसने कर दिखाया। अधूरा सही, पर उसने कर दिखाया। यहां तक कि दीवा कल्टीवेशन और ऑबिलिटीज के तथाकथित विशेषज्ञों के पास भी इस दृश्य का कोई उत्तर नहीं था। वह चीज असंभव मानी जाती थी। माइकल के उड़ते हुए मिथ्रिल आर्टिफैक्ट हथियारों से लेकर उसकी वास्तविकता को चुनौती देने वाली शक्तियों तक सब कुछ असंभव प्रतीत हो रहा था। बर्नाबी खुद भी पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। औरों की तरह वो भी बस शून्य में देख रहा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि खेल खत्म होने के बावजूद उसे क्या करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, खत्म हो चुका है, वो हकलाकर बोला, अब भी अविश्वास में। जब माइकल और अलारिक दोनों को पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकाला गया, तभी बर्नाबी और बाकी सबके लिए वास्तविकता पचाना संभव हुआ। माइकल जीत गया। उसने अलारिक को हराया और मेट्रोपोलिस की बाकी सभी बड़ी फैक्शंस को भी। उसने 15 में से 10 बूंदें हासिल की, जबकि उसकी टीम में और कोई नहीं था। और यह भी जोड़ना चाहिए कि वो अभी सिर्फ बॉडी फॉर्मेशन के 4थे चरण में था। बर्नाबी ने तुरंत अपने श्रेष्ठ वैद्य और जादुई चिकित्सक माइकल की देखभाल के लिए भेजे। लड़के की सांसें स्थिर थीं। इसका मतलब था कि वो शायद केवल अत्यधिक थकान के कारण बेहोश हुआ था। बर्नाबी इसे चमत्कार मान रहा था, ये सोचकर कि इतनी शक्ति झोंकने के बावजूद वो जीवित था। आज रात की स्पिरिट ऑफ ओल्ड ड्रॉप्स की प्रतियोगिता के नतीजे घोषित किए जाते हैं। गिल्ड्रॉन कंपनी और अलारिक को तालियां दीजिए, जिन्होंने कुल 5 बूंदें हासिल कीं। ये परिणाम हम सभी ने नीलामी में आने से पहले ही अपेक्षित किया था। लेकिन आज रात का विजेता वो है जिसका नाम शायद आपने इस नीलामी से पहले कभी नहीं सुना होगा। वो है जिसने जादू, कल्टीवेशन और नवाचार तीनों में असाधारण प्रतिभा दिखाई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया तालियां बजाइए रीबॉर्न कंपनी के मालिक, ऑटोमोबाइल्स के आविष्कारक और पूरे मेट्रोपोलिस की सनसनी, माइकल वेंडरबिल्ट के लिए।
बर्नाबी की घोषणा ने सबको चौंक से बाहर निकाला और वे फिर से नीलामी पर केंद्रित हो गए। उसके भाषण के कुछ बिंदुओं ने सबका ध्यान खींचा। क्या मैंने सही सुना? वही है जिसने ऑटोमोबाइल्स बनाए? ये खबर तो जैसे आग की तरह फैल गई। ऑटोमोबाइल्स, जिन्हें अब सब भविष्य का यातायात मानते थे, दरअसल माइकल और उसकी रीबॉर्न कंपनी की देन थीं। तो यही वजह है कि उसके पास इतनी दौलत है। माइकल की अपार संपत्ति, जो बड़ी बड़ी फैक्शंस को टक्कर देती थी, लंबे समय से चर्चा का विषय थी। अब आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। जल्द ही सारी कड़ियां जुड़ गईं। वो ऑटोमोबाइल्स का मालिक था। यही कारण था कि डचेस उसे इतना महत्व देती थीं और उसे अपना ब्लैक मेडेलियन तक सौंप दिया था। वो ऑटोमोबाइल्स का मालिक था, इसलिए बर्नाबी ने उसे नीलामी में एक वीआईपी स्वीट दिया था। अगर मेट्रोपोलिस में ऑटोमोबाइल्स की बिक्री शुरू हो गई तो मुझे सच में लगता है कि रीबॉर्न कंपनी भविष्य में मेजर फैक्शंस का हिस्सा बन जाएगी। माइकल ने वो ताकत और सामर्थ्य दिखाया था जो उच्चतम रैंकिंग के योग्य था। उसने ब्यू और राइजिंग सिक्स को हराया, यानी उसे शीर्ष स्थान पर होना चाहिए। अब भी कुछ लोग शक कर रहे थे, क्योंकि रैंकिंग में केवल शक्ति ही कारक नहीं होती। लेकिन इस खुलासे ने सब कुछ बदल दिया। वह उस स्थान का हकदार था और उससे भी अधिक। और जब सबको उसका उपनाम पता चला तो ये और भी स्वाभाविक लगा। वो एक वेंडरबिल्ट है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण वेंडरबिल्ट नाम मेट्रोपोलिस में कलंकित हो चुका था। अब ये वो प्रतिष्ठित उपाधि नहीं रही थी और लोग मानते थे कि महान सिंह येजे वेंडरबिल्ट की प्रतिभा उनके वंशजों तक नहीं पहुंची। लेकिन माइकल की उपस्थिति ने इस धारणा को झुठलाया। इतनी कम उम्र में उसकी प्रचुर प्रतिभा साफ दिखा रही थी कि वो वेंडरबिल्ट नाम को फिर से शीर्ष पर ले जाने के लिए नियत है। उधर मरमैन के वीआईपी स्वीट में लाल बालों वाली युवा मत्स्यकन्या धुंधले शीशे से झांकते हुए देख रही थी कि माइकल को मंच के पीछे ले जाया जा रहा है। उसकी आंखों में उत्साह और प्रशंसा चमक रही थी। मुझे उससे मिलना ही होगा, वो चिल्लाई। उसके आसपास बैठे मरमैन तुरंत असहमत हो गए। यंग मिस्ट्रेस, हमारे पास इन तुच्छ मामलों के लिए समय नहीं है। युवा मत्स्यकन्या ने तुरंत विरोध किया। आप नहीं समझते, ये लड़का खास है, ये अलग है। उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई जब उसने देखा कि उसके साथी मरमैन पूरी तरह अनजान बने हुए हैं। वे मानव कल्टीवेशन के महत्व से अनभिज्ञ थे, इसलिए वे ये भी नहीं समझ पाए कि माइकल ने अभी क्या अद्भुत कार्य किया है। क्या आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपके पिता ने आपको ये मिशन सौंपा है, यंग मिस्ट्रेस? हमें पिक्सी क्वीन को ढूंढना है। हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। युवा मत्स्यकन्या ने होंठ भींच लिए, अपनी कुंठा को दबाते हुए। वो केवल अपनी किस्मत को कोस सकती थी कि माइकल से उसका सामना तब हुआ जब सतह की दुनिया में उसका मिशन बेहद निर्णायक मोड़ पर था। नमस्ते दोस्तों, अब आप छोटे एपिसोड की शिकायत नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ दिनों तक रोजाना दिल्ली यात्रा करनी पड़ रही है, इसलिए एपिसोड डालने में देरी हो सकती है। कृपया धैर्य रखें। मैं चीज़ों को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।